With amazing results in this year's Civil Services examination, Study IQ has once again proved that quality can be provided along with affordability. हमारे P2I यानी Prelims to Interview 2025 लाइव बैच में you will get 1000+ hours की लाइव क्लासेस, 1-to-1 mentorship, daily answer writing practice, success in prelims crash course, 18 books covering all GS subjects, interview guidance program, and the most important, mains residential program where all prelims cleared students will be called to Study IQ campus in Delhi at no additional cost. Batches English, Hindi और English तीनों में available हैं. For any query, call 079-7142-0466. Scan QR code to join now. Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एवरीवन, मेरा नाम शाश्वत अग्रवाल है। मैंने इस साल यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2023 में 121वीं रैंक हासिल की है। इस वीडियो में मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि आप किस प्रकार से अपने मेंस के नोट्स में वैल्यू एडिशन कर सकते हैं ताकि आपके मेंस के जो आंसर्स हैं वो एनरिच हो जाएं और वो बाकी एस्पिरेंट्स से स्टैंड आउट करें। जैसा कि आप जान रहे हैं कि मेंस एग्जामिनेशन अब धीरे धीरे काफ़ी कम्पिटिटिव होता जा रहा है, तो अनटिल एंड अनलेस आप मेंस की एक स्पेशलाइज्ड प्रिपरेशन नहीं करेंगे जिसमें आप कुछ यूनिक कंटेंट अपने मेंस के नोट्स में और फिर मेंस के आंसर्स में डाल पाएँ, तब तक आप बहुत एज बाकी एस्पिरेंट्स के कंपैरिजन में नहीं ले पाएंगे। लास्ट ईयर मैंने बहुत ही जॉनरिक कंटेंट मेंस में यूज़ किया था और मेरा स्कोर काफ़ी कम था, 744 था। लेकिन इस साल मैंने काफ़ी डिटेल्ड एनरिचमेंट अपने नोट्स का किया और मेरे स्कोर में ऑलमोस्ट 44 मार्क्स का जंप आया। तो अक्रॉस द जीएस पेपर्स एनरिचमेंट्स जो है वो बहुत यूज़ आते हैं और यही एनरिचमेंट्स आपको कहीं ना कहीं एसए में भी गाइड करते हैं, एसए में भी काफ़ी हेल्प करते हैं। तो एनरिचमेंट्स के पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जो मेंस की बेस प्रिपरेशन थी उसके लिए मैं सबसे पहले PYQs का एक फ्रेमवर्क बनाता था। यानी कि कोई भी टॉपिक है, जैसे कि मान लीजिए सेक्युलरिज्म एंड कम्युनलिज्म, तो उस पर जो भी पिछले 10 साल में क्वेश्चंस आए हैं मैं उसके आंसर्स का एक फ्रेमवर्क बना लेता था और फिर उस फ्रेमवर्क में अपने नोट्स को ऐड कर देता था। लेट्स से व्हाट इज़ सेक्युलरिज्म, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंडियन एंड फ्रेंच सेक्युलरिज्म, ऐसे करके 4-5 क्वेश्चंस निकल आएंगे किसी एक टॉपिक पे, जिनमें से मोटा मोटी पिछले 10 साल के सारे क्वेश्चंस आंसर हो जाएंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं इंटरनेट के माध्यम से या अलग अलग सोर्सेज को रेफ़र करके, जिनमें मैं अभी आऊँगा, मैं अपने इन कंटेंट का नोट्स बना लूँ। तो इस हिसाब से मेरे मेंस की बहुत अच्छी एक डिटेल प्रिपरेशन हो जाएगी। जो मैं ये नोट्स बनाता था अपने मेंस के प्रिपरेशन के, उसके लिए मैं सबसे पहले तो जो उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट का बेस मटेरियल है मैं उसका यूज़ करता था। जैसे कि पॉलिटी में लक्ष्मीकांत हो गई, इकोनॉमी में मृणाल सर के नोट्स हो गए, इन्वायरमेंट में शंकर IAS की बुक हो गई। लेकिन क्योंकि उसमें ज़्यादातर कंटेंट मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनाया गया है, तो उससे सारी प्रिपरेशन मेंस की नहीं हो सकती है। तो उसको मैं एनरिच करता था अपने सुनिया IAS एक के PYQ सॉल्यूशंस की कितनी मोटी सी बुक आती है, जिनमें पिछले 6-7 साल के सारे PYQs के डिटेल सॉल्यूशंस हैं। तो मैं उससे अपने आंसर्स को एनरिच करता था। और इसके साथ साथ जो है मैं इंटरनेट का काफ़ी यूज़ करता था अपने मेंस के बेस प्रिपरेशन के लिए, जिसमें मैं गूगल का और ChatGPT का बहुत यूज़ करता था। अगर कोई टॉपिक है जिस पे आपको ज़्यादा कंटेंट नहीं मिल रहा है किसी किताबों में, तो आप ChatGPT पे डाल के एक बहुत ही कम समय में बहुत ही एक स्ट्रक्चर्ड आंसर्स जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जब आपकी बेस प्रिपरेशन हो जाए तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप किस प्रकार से अपने इस बेस नोट्स को एनरिच कर रहे हैं ताकि वो मेंस में बाकी एस्पिरेंट्स से स्टैंड आउट कर पाए। तो वैल्यू एडिशन के लिए मैंने इस साल 3-4 चीज़ें की थी। सबसे पहले मैंने IAS हब के QEP में एनरोल किया था, जिसमें सर ने कुछ बहुत ही अच्छे क्रिस्प नोट्स दिए थे, जिसमें 6-7 चीज़ें कवर्ड थी जिनके बारे में मैं डिटेल में अभी बताऊंगा। सबसे पहली चीज़ आती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स का यूजेज करिए। सो मेंस के आप देखिएगा कि आंसर्स में टॉपर्स जो हैं वो बहुत अच्छे, बहुत क्रिस्प और बहुत ही यूनिक एग्जाम्पल्स को मेंशन करते हैं। जब आप न्यूज़पेपर्स की रीडिंग कर रहे हैं तो आप इन एग्जाम्पल्स को वहाँ से टेकअप कर सकते हैं। मैं ऑनलाइन न्यूज़पेपर्स का OneNote के माध्यम से नोट्स बनाता था, जिसमें मैं एग्जाम्पल्स काफ़ी अपने नोट्स में ऐड करता जाता था और फिर मैं उसको जब अपना उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करता था तो वहाँ से वो एग्जाम्पल्स लेके अपने नोट्स में ऐड कर लेता था। प्लस आप जो PYQ सॉल्यूशंस की बुकलेट्स हैं आप उनसे भी एग्जाम्पल्स टेकअप कर सकते हैं। जो करंट अफेयर्स की मंथली मैगजीन्स आती हैं वहाँ पे भी आपको कई एक एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जिनको डायरेक्टली आप अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल्स जो है वो काफ़ी ज़रूरी हैं ताकि आपके जो आंसर्स हैं वो थोड़े यूनिक बने और वो बाकी एस्पिरेंट्स से स्टैंड आउट कर पाएँ। दूसरी चीज़ जो मैंने की थी इस साल वो ये थी कि मैंने अपने आंसर्स को स्पेशलाइज़ करने के लिए कीवर्ड्स का काफ़ी यूजेज किया था। कीवर्ड्स यानी कि जिस टॉपिक पे आप एक जॉनरिक आंसर कर रहे हैं उसी पे आप थोड़ा एक यूनिक कीवर्ड का यूजेज करें ताकि आपके आंसर्स कंसाइज भी हो जाएं और थोड़े यूनिक पढ़ने में भी लगें। सो फॉर इंस्टेंस अगर आप गवर्नेंस पढ़ रहे हैं और उसके स्कीम्स वाले सेक्शन को पढ़ रहे हैं
तो एक चैलेंज आता है लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट स्कीम्स। अब ये एक बहुत ही जॉनरिक कंटेंट है जो कि कोई भी आंसर कर लेगा, लेकिन अगर इसी की जगह आप बोलें इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री, तो वो एक यूनिक हो जाएगा। डिजिटल डिवाइड की जगह डिजिटल अपार्थीड, इसी तरीके से डेवलपमेंट, लैक ऑफ डेवलपमेंट करके एक चैलेंज आता है नक्सलिज्म में, उसकी जगह मैं लिखता था डेवलपमेंट लोनलीनेस। तो ये कीवर्ड्स आप प्रिपेयर कर सकते हैं। मुझे काफ़ी कीवर्ड्स जो है वो न्यूज़पेपर से मिलते थे। कुछ कीवर्ड्स QEP की जो मंथली QEP की जो कंटेंट है उसमें भी NK यादव सर ऐसे कीवर्ड्स प्रोवाइड करते हैं ताकि मेंस के आंसर्स आपके थोड़े से स्पेशलाइज हो जाएं। मैं प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की स्पीचेस का भी यूज़ करता था ताकि मैं अपने आंसर्स को कंक्लूड कर पाऊँ। तो जैसे सबका साथ सबका विकास, फ्रॉम रेड टेप टू रेड कारपेट, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, डबलिंग फार्मर्स इनकम, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो अगर SDG से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं SDG से कंक्लूड करूँगा। क्लाइमेट चेंज से अगर आ रहा है तो फिर मैं उससे रेलिवेंट SDGs से कंक्लूड करूँगा अपने आंसर्स को। तो इस तरीके से मैंने हर टॉपिक पे कुछ एक स्पेशलाइज कंटेंट, स्पेसिफिकमिली कीवर्ड्स मैंने प्रिपेयर कर लिए थे। तीसरी चीज़ जो मेंस एनरिचमेंट के लिए मैंने की थी वो ये थी कि मैंने कई सारे कमिटीज़ के रिकमेंडेशंस अपने आंसर्स में डाले थे। कमिटीज़ के रिकमेंडेशंस से मेरा मतलब है कि हर सब्जेक्ट पे गवर्नमेंट कोई ना कोई कमिटी फॉर्म करती है जो कि अपने रिकमेंडेशंस देते हैं। आप उन रिकमेंडेशंस को अपने वे फॉरवर्ड वाले सेक्शन में ऐड कर सकते हैं। जैसे स्किल डेवलपमेंट में एस अप्पदराई पैनल, एजुकेशन में कस्तूरी रंगन कमेटी, हेल्थ में भोरे कमेटी, साइबर क्राइम में गुलशन राय कमेटी, इसी तरह बॉर्डर सिक्योरिटी में शितकातकर कमेटी। तो ऐसे करके कई सारी कमिटीज़ हैं जिनके रिकमेंडेशंस को आप अपने आंसर्स में ऐड कर सकते हैं। उससे आपके जो आंसर्स हैं वो काफ़ी यूनिक हो जाएंगे। और नीति आयोग की जो विजन 2022 बुकलेट थी उसमें हर सब्जेक्ट पे काफ़ी अच्छे रिकमेंडेशंस हैं जिनको आप अपने आंसर्स में ऐड कर सकते हैं। वो भी आपके आंसर्स को काफ़ी एनरिच करेंगे। मेरा अप्रोच ये होता था कि हर 2-3 क्वेश्चन के बाद किसी एक क्वेश्चन में मैं कमिटी का यूजेज तो करूं, तो 20 में से मैं 8-9 क्वेश्चंस में कमिटीज़ ज़रूर डालता था। इसके अलावा मैंने जो है अपने आंसर्स को स्पेशलाइज करने के लिए इस बार कोटेशंस का भी यूज़ किया था। तो स्पेशली GS पेपर 4 में एथिक्स में मैंने कई सारे जो थिंकर्स रहे हैं उनके कोट्स ले आए थे जो कि कुछ सब्जेक्ट्स से रेलिवेंट रहते हैं। और मैं कोई टॉपिक भी पढ़ता था, लेट्स से इमोशनल इंटेलिजेंस या एटीट्यूड, तो उससे रेलिवेंट जो कोट्स हैं मैं उनको कलेक्ट कर लेता था और मैं उनसे कंक्लूड करने की कोशिश करता था। मैंने स्टार्टिंग भी कुछ सब्जेक्ट्स के कुछ क्वेश्चंस के एथिक्स में कोट से ही शुरू किए हैं। तो कोटेशन से भी आपके आंसर्स काफ़ी स्टैंड आउट कर सकते हैं और ये आपको ऐसे के पेपर में भी काफ़ी मदद करेंगे। मैंने इस साल मेंस में डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट्स भी पहले से मैं प्रिपेयर करके गया था हर टॉपिक पे, और मैं उनका भी काफ़ी एक्सटेंसिव यूजेज करता था। डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट से मेरा बहुत एक्सप्लिसिट फोकस नहीं रहता था क्योंकि मुझे लगता था कि जो मैं बात एक्सप्रेस कर रहा हूँ वो क्लियरली समझ में आ रही है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप फ्लो चार्ट बनाएं। लेकिन अगर आप कोई भी चीज़ को कंसाइज वे में बताना चाह रहे हैं तो फ्लो चार्ट्स उसका एक अच्छा माध्यम है। और मैं मैप्स, ज्योग्राफी के पेपर में मैं काफ़ी डिटेल में मैप्स बना के आता था। हर ज्योग्राफी के क्वेश्चन में मैं कोशिश करता था अगर मैप बन सकता है तो मैं मैप बना दूँ। GS पेपर 3 में स्पेसिफिकली मैंने डेटा एंड फैक्ट्स काफ़ी कलेक्ट किए थे। अगेन QEP के मटेरियल में आपको अलग से एक डेटा एंड फैक्ट्स का कंपाइलेशन मिल जाएगा। और मैं अपने भी नोट्स में एक जो फर्स्ट पेज होता था नोट्स का, लेट्स से मैं पढ़ रहा हूँ अगर अनएम्प्लॉयमेंट, तो अनएम्प्लॉयमेंट के डिटेल्स को आगे डालने से पहले मैं शुरू में फर्स्ट पेज में केवल उनके डेटा एंड फैक्ट्स का एक समरी जो कि यूजेबल डेटा एंड फैक्ट्स हैं उनको मेंशन कर लेता था ताकि वो मुझे रिकॉल रहें। तो इस तरह से मैंने अलग अलग एनरिचमेंट्स अपने मेंस के कंटेंट के लिए किए जो कि मुझे काफ़ी हेल्प किया। और मैं इसका मल्टीपल रिवीजन करता था। रिवीजन करने के दौरान मुझे रियलाइज़ हुआ कि कंटेंट काफ़ी ज़्यादा हो गया है और मैं रिकॉल और रिटेन नहीं कर पा रहा हूँ, जो कि एक मेजर चैलेंज एस्पिरेंट्स फेस करते हैं। तो उसके लिए मैंने फ्रेमवर्क अप्रोच यूज़ किया था। अगेन फ्रेमवर्क अप्रोच में मैं एक स्ट्रक्चर, एक स्पेसिफिक एक्रोनिम ले लेता था जिसमें मैं मल्टीपल थीम्स को एक एक्रोनिम में डिवाइस कर देता था और मैं हर सब्जेक्ट के लिए एक यूनिक एक्रोनिम बना लेता था। तो जैसे IR में मैंने एक्रोनिम बना लिया SSPDM, तो उसमें स्ट्रेटेजिक, सिक्योरिटी, पॉलिटिकल, डेवलपमेंटल, मैरीटाइम, और कई सारे एक्रोनिम्स पहले से चल भी रहे हैं मार्केट में। पेसल हो गया, और QEP के मटेरियल में भी आपको सर कुछ एक्रोनिम्स प्रोवाइड करते हैं। तो इन एक्रोनिम्स के माध्यम से आप देखिएगा कि आप रिकॉल काफ़ी तेज़ी से कर पाएंगे और साथ ही साथ जो है आप अगेन आप देखिएगा कि काफ़ी मल्टीपल पॉइंट्स आप अपने आंसर्स में जनरेट कर पाएंगे। तो ये थी मेरे मेंस की ओवरऑल एनरिचमेंट और वैल्यू एडिशन की स्ट्रैटेजी। मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछें। मैं DKT का स्पेशल धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि मैं DKT के माध्यम से अपनी काफ़ी सारी इन स्ट्रैटेजीज़ को मैंने डिवाइस की और DKT के वीडियोस मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल भी थे, जिनके माध्यम से मैं अपने प्रिपरेशन को बहुत ही स्ट्रीमलाइन कर पाया। सो थैंक यू सो मच, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।